सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो आप बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मैम सोशल मूवमेंट्स करा दो, ट्रिक्स से याद करा दो, क्योंकि ये हमेशा इतने बेकार लगता है ना कि यार याद ही नहीं होते। क्रोनोलॉजी में पूछने के लिए आ जाता है हर बार और फिर हमें समझ नहीं आता कैसे क्रोनोलॉजी लगाए। सारी डेट्स तो आप याद नहीं कर सकते, पर एक ये है कि मैं शॉर्ट ट्रिक से या कहानी बना के आपको अगर जहाँ पे पॉसिबल होगा आपको याद कराने की कोशिश करूंगी। ये नहीं बोल रही कि हर जगह आपको कहानी याद करा दूंगी या ट्रिक्स पढ़ा दूंगी, पर ऐसा याद करा दूंगी कि आपको क्लास में याद हो जाए। ठीक है, ये पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तो दलित मूवमेंट करेंगे, ट्राइबल मूवमेंट्स करेंगे, फार्मर्स मूवमेंट्स, पीजेंट मूवमेंट, लेबर एंड ट्रेड यूनियन के मूवमेंट्स, देन वुमेन्स मूवमेंट और इन्वायरमेंट मूवमेंट। सब कुछ याद करेंगे थोड़ी ट्रिक्स और कहानी से, और जहां ट्रिक्स नहीं बनेंगी वहां पे आपको खुद भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है। और इसके अलावा पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ जहाँ पे मैंने फेमस कमेंटेटर्स कवर कराए थे। लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैम पॉलिटिकल प्रोसेस में फेमस कमेंटेटर्स के अलावा तो बहुत सारी चीजें हैं, पर आपने वो तो कवर कराई नहीं। और पॉलिटिकल पार्टीज है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है, अमेंडमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वो सब कैसे, तो वो सब आपको पीवाईक्यूज के थ्रू कवर हो जाएंगे। तो मैंने यूनिट वाइज पीवाईक्यू कराए हैं आपको इसी प्लेलिस्ट में, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के प्लेलिस्ट में। उसमें आपके जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं ना, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है उनको कवर करने का कि आप कोई कंटेंट पढ़ो, इससे अच्छा आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। और प्लस आपको मैंने एक्सप्लेनेशन भी बता दी है हर हर क्वेश्चन की, तो एक्सप्लेनेशन में आपके बहुत सारे वैसे ही कवर चीजें हो चुकी होंगी। ठीक है, इसमें बहुत सारे इन्वायरमेंट मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, सब कुछ कवर हो चुका होगा। ये सारे मूवमेंट्स वहाँ पे भी कवर्ड है पीवाईक्यू में, पर मैं इसलिए अलग से करा रही क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अलग से कराना जरूरी है ताकि आपको क्रोनोलॉजी याद रहे। जैसे अगला टॉपिक मैं सोच रही हूँ पार्टीज एंड इट्स सिंबल, या पार्टीज और उसके जो सिंबल्स आ जाते हैं कि कब बनी, क्रोनोलॉजी आ जाती है। तो वो हम कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला, आई एम नॉट गारंटिंग इट, बट हाँ ये टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं हमारी महिलाओं से, मतलब वुमेन्स मूवमेंट से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सो प्री इंडिपेंडेंस से वुमेन्स मूवमेंट कौन कौन से हुए। तो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले सबसे पहला आएगा हमारा आर्य महिला समाज 1882 का, और यहीं पे आप याद भी कर सकते हो शारदा सदन। ठीक है, तो शारदा सदन भी आपको पता होगा, शारदा सदन पंडिता रमाबाई ने बनाया था 1892 में। ये कुछ डेट्स होती है जो हम आईपीटी में पढ़ते हैं। इससे भी पहले एक और मूवमेंट हुआ था, अगर आपको नहीं पता हो तो ठीक है मैं यहीं पे बता देती हूँ, जो भी सखी समिति। और ऐसी चीजें हमें कहाँ से पता चलती है, पीवाईक्यू से, जो मैं कि ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। तो आपने पीवाईक्यू भी पढ़े होंगे ना, तो पहले मेरा ये रहेगा आपसे निवेदन कि पहले आप पीवाईक्यूज पढ़ के आओ। जो मैंने पढ़ाए हैं, तीन लेक्चर्स बनाए हैं, 3 लेक्चर्स में आपने 2017 से 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज कवर करे हैं इस यूनिट के। तो पहले वो कवर करो, फिर ये लेक्चर देखोगे ना तो आपको यूजफुल लगेगा कि हाँ, आपको लगेगा कि मैंने पढ़ा था वहां पे भी और हम सही चीजें पढ़ रहे हैं। तो सखी समिति आई थी, आपको पता है 1886 में। 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, जून का। तो सखी समिति आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, पर हमें क्वेश्चन पीवाईक्यू से पता चला। तो सबसे पहले अगर हम याद रखें प्री इंडिपेंडेंस का अकॉर्डिंग टू आवर पीवाईक्यूज, तो सखी समिति होगा। और वैसे भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको भी ये सारी चीजें पढ़नी होती है। तो सखी समिति आई। सखी समिति के बाद आर्य महिला समाज मूवमेंट, एक एसोसिएशन या मूवमेंट बोल लो या एसोसिएशन बोल लो। ठीक है, तो पंडिता रमाबाई ने शुरू किया महाराष्ट्र में। उसके बाद लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम बोलेंगे भारत महिला परिषद। तो ये वाला नाम तो बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर भारत महिला परिषद के नाम से लिखा हुआ पेपर में आपको दिखेगा, जो कि ये पीवाईक्यू भी है। ठीक है, तो 1904 में ये बना था बॉम्बे में, रामाबाई रानाडे ने इसकी शुरुआत की थी। ये पंडिता रामाबाई नहीं है और कोई रामाबाई रानाडे है। ठीक है, देन भारत स्त्री महामंडल 1910, ईयर याद नहीं रखना, कहानी से मैं आपको भी याद करा दूंगी। इलाहाबाद में सरला देवी चौधरानी। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन 1925 की है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन है बाय ये मतलब ये ब्रांच है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन का, बाय मेहरीबाई टाटा, मेहरीबाई टाटा। देन नेक्स्ट हमारा है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1927 की, किसने बनाई थी, मार्गरेट खॉजन ने बनाई थी। अब इसको याद कर लेते हैं भाई, कैसे याद कर सकते हो। सबसे पहले तो आर्य महिला समाज, ये तो याद ही रहेगा। सखी समिति क्योंकि अभी लेटेस्ट भी वैक्यू आया है 1886 में, तो आप इसको याद रख लो कि सबसे पहले हमने सखी बनाई। सखी हमारी मित्र सखी होती है ना, वुमेन है तो वुमेन तो सखियां बनाती हैं अपनी, तो सबसे पहले उसने एक सखी बनाई। तुम पंडित रमाबाई वाला स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी इसका ईयर याद रहता है कि बहुत पुराना है, आईपीटी के जमाने का है, मतलब इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस में हम पढ़ते हैं, बहुत पुराना। तो उससे भी पुराना सखी समिति है, तो सखी बनाई। फिर भारत महिला परिषद, तो पहले परिषद बनेगा, परिषद के बाद महामंडल बनेगा। ठीक है, तो महामंडल, तो परिषद मान लो कि छोटा और महामंडल बहुत बड़ा। और इसका नाम आपको कैसे याद रखा, इनका इसके जो
फाउंडर्स है उनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सरला देवी चौधरानी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रह चुकी है हमारे टाइम पे, मतलब उस टाइम की। सो ये इनका नाम इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद में इन्होंने महामंडल शुरू किया था। अब इसका नाम आप याद कर सकते हो कि जैसे सरला देवी चौधरानी, कितना दमदार नाम है ना, इतना बड़ा नाम है, महानाम है। तो महामंडल जैसे बड़ा शब्द, मतलब भारी शब्द, और सरला देवी चौधरानी में कितना दमदार नाम, ये किसका होगा? महामंडल का। देन फिर ये हो गई हमारी 3। अभी सखी छोड़ दो तो ये याद करें तो पहले हमारी 2 जो है, ये वाली 2, और मतलब ये ऊपर वाले भी हिंदी के नाम है, सखी समिति, आर्य महिला समाज। तो पहले के जो शुरू शुरू के नाम है ना वो सारे हिंदी में है, ठीक है। उसके बाद हमारी इंग्लिश नाम शुरू हो जाते हैं। पता नहीं इनको क्या हुआ कि पहले तो हम हिंदी राष्ट्रभाषा वाले नाम रख रहे थे, अब ये ब्रिटिशर्स का ऐसा क्या असर पड़ा कि उन्होंने अपने काउंसिल और एसोसिएशन के नाम अब हिंदी इंग्लिश में रखना शुरू कर दिए, हिंदी की जगह। तो पहले अब आएगा नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, तो पहले हिंदी हिंदी वाले नाम आ जाएंगे। फिर काउंसिल बनी, काउंसिल के बाद नेशनल, काउंसिल के बाद फिर ऑल इंडिया बनी, तो पहले नेशनल फिर ऑल इंडिया। तो ऐसे इसको बस थोड़ा थोड़ा भी याद रखोगे तो क्रोनोलॉजी लगाना इजी होगा। कैसे? एक तो आपको शुरू का पता हो और आपको आखिरी का पता हो ना, तो आप बहुत 50-60-70% चांसेस होते हैं कि आप क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन सही कर लोगे। 60 क्या मतलब 80-90% भी मान लो, क्योंकि अगर बीच में अगर ऐसे 2-3 ऑप्शन है तो आपको फर्स्ट और लास्ट भी पता है तो आपका इजीली हो जाएगा। फिर भी मैं आपको कहानी बता ही रही हूँ कि कैसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। ट्रिक नहीं होती है कि ऐसे याद कर ले कि LBNA सबका पहला लेटर लेके याद कर ले, तो वो कोई ट्रिक नहीं है, और ना उससे हमें कभी याद रहता है, ठीक है। तो ऐसी चीजों से हमें कहानी से याद रखना पड़ता है कि पहले हिंदी के नाम आए फिर इंग्लिश के नाम आए। तो हिंदी में भी पहले परिषद बना, फिर महामंडल बना, फिर काउंसिल ऑफ वुमेन बनी, फिर ये बना ऑल इंडिया। तो पहले नेशनल फिर ऑल इंडिया हो गया, बहुत बड़ा, ठीक है। फिर यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो आपके आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो। जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय, उन्होंने हिंदुस्तान सेवा दल की स्थापना की थी। ये कोई मूवमेंट या कुछ ऐसा नहीं है, पर इसको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। सरोजनी नायडू ने डैंडी मार्च, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि बहुत ईजी चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है इसके बाद जैसे हमने ये पढ़ी ना, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, तो ऑल इंडिया की मार्गरेट कजन की थी, ये इंपॉर्टेंट था, मैं आपको बताना भूल गई। मार्गरेट कजन तो बताया था, पर इसका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ सकता है पेपर में 1927 में, क्योंकि और ये मान लो कि ऑल इंडिया इंग्लिश नाम है ना, ऑल इंडिया, और वो कॉन्फ्रेंस जो है बड़ी कोई मतलब फॉरनर लेडी है, उसने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, तो मार्गरेट कजन, बाकी सब तो हिंदी नाम थे। अब इसके बाद कांग्रेस महिला संघ, तो पहले कॉन्फ्रेंस, पहले परिषद बन गई, फिर महामंडल भी बन गया, फिर 2 इंग्लिश नाम भी आ गए हमारे पास, पहले काउंसिल बनी फिर ऑल इंडिया बनी, फिर उसके बाद फिर से इनको पता नहीं क्या भूत चढ़ा, वापस इन्होंने हिंदी नाम रखने शुरू कर दिए, संघ। तो कांग्रेस महिला संघ 1939 की बनी थी। तो महिला संघ, तो संघ मतलब जो सबको साथ लेकर चलता है, संघ, ठीक है। तो ये सारे सबके बाद क्या हुआ? संघ बना। अब जो संघ बना, संघ के बाद क्या आएगा? 1942 महिला आत्मा रक्षा समिति, वुमेन सेल्फ डिफेंस एसोसिएशन, ये भी हमारा है PYQ। इससे पहले जो परिषद महामंडल पढ़ा और हमने ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस पढ़ा, ये भी PYQ में आए थे, मतलब ये सारे ही आए थे प्री इंडिपेंडेंस वाले। 5 ऑप्शन थे और इनको क्रोनोलॉजी में लगाना था, ठीक है। और अगर आपको, इसलिए मैं बोला, मैंने आपको PYQ वाले जो प्लेलिस्ट है पहले वो देख लो, फिर यहाँ पढ़ोगे तो ईजी रहेगा और आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि हाँ भाई PYQ में पढ़ा था तो हमें याद रखना है। तो पहले अब हमने इससे पहले क्या पढ़ा? संघ। संघ का क्या काम है? रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? महिलाओं की रक्षा करना। तो महिला आत्मरक्षा समिति। अब यहाँ पे आत्मरक्षा मतलब सेल्फ डिफेंस सिखाया गया वुमेन्स को, इसका शॉर्ट फॉर्म है मार्स। तो भाई मार्स का मतलब महिला आत्मरक्षा समिति का शॉर्ट फॉर्म क्या है? मार्स। अब मार्स ऐसा है, हमारा एक ग्रह है। अब इस ग्रह पे कौन कौन सी वुमेन गई थी तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नाम पढ़ देती हूँ। मणिकुंतला सेन, रेणु चक्रवर्ती, रानी महालेनोबिस जो कि वाइफ थी चंद्रा महालेनोबिस की, काफी फेमस लीडर रह चुके हैं ये, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। और लीला मजुमदार, इसके अलावा और कोई नाम रह गया? हाँ, रानी मित्र दास गुप्ता। तो ये है, बस हमने पढ़ लिया, आपको सेटिस्फेक्शन हो गई कि हाँ एटलीस्ट हमने छोड़ा नहीं। पर ये क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रह जाएगा, आई होप सो, कि प्री इंडिपेंडेंस में कौन कौन से थे। पहले शुरू में 2-3 हिंदी नाम पढ़े हमने, फिर दो इंग्लिश नाम पढ़े, और फिर से इनको भूत चढ़ा, फिर से हिंदी नाम आ गए, ठीक है। तो अब पहले संघ है, संघ किसके लिए बना? रक्षा के लिए बना। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कौन कौन से आए हैं भाई? पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम देखते हैं ये 4 नाम, ठीक है। तो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन 1954, चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एंटी अरक। अरक क्या होता है? हमारी अल्कोहल, ठीक है। तो ये किस लिए मूवमेंट लड़ा गया था? तो आपको पता ही होगा, जो हस्बैंड्स होते थे वो सारी मनी ना अपनी अल्कोहल पे लगा देते थे, और फिर वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, अपनी बीवियों को मारते थे, और उनके गरीबी भी सहना पड़ता था उनको ऐसे अपने पियक्कड़ हस्बैंड की वजह से, और अनएम्प्लॉयड रहते थे, कुछ काम धंधा करते नहीं थे, डोमेस्टिक अब्यूज करते थे। तो उसके खिलाफ सारी महिलाएं एकजुट हुई और उन्होंने बोला कि अब तो हम लड़ेंगे भाई, बहुत हो गया अल्कोहल, सारी लिकर शॉप्स को बंद करो, अगेंस्ट दी लिकर शॉप्स। फिर ये अब क्रोनोलॉजी याद करनी है हमें मेन, तो ऐसे याद करो कि हमको जब आज़ादी मिली, तो आज़ादी के बाद जो महिलाएं थी सबसे पहले उन्होंने एक फेडरेशन बनाई, ठीक है। पहले सारे वाले स्थगित हो गए,
इंडिपेंडेंस से पहले। अब इन्होंने क्या करा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन बनाई। किसने बनाई भाई, अरुणा असफ अली। और जो महिला शक्ति, महिला आत्मरक्षा समिति जो बनी थी, ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई भी, ये वाली, इसके अंदर जितने भी लीडर्स थी ना, जिनके मैंने अभी आपको नाम लिए, वो सारे उन्होंने, उन सब ने मिलके अपनी मतलब जो बोलते हैं एक तरीके से प्रथा जारी रखी। और अरुणा असफ अली भी इसकी एक्स्ट्रा, मतलब इसमें अरुणा असफ अली नहीं थी, बाकी सारी लीडर्स प्लस अरुणा असफ अली इसमें थी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन। अरुणा असफ अली जो दिल्ली में रहते हैं, आपने इसका रोड भी सुना होगा, अरुणा असफ अली हॉस्पिटल का नाम भी सुना होगा, तो वही वाला, ठीक है। तो इन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन बनाई। अब इनके नाम मत पढ़ो, लेकिन आपको ये रखो याद, थोड़ा थोड़ा भी याद रहेगा ना तो बहुत सही है। और मैं तो बोलूंगी ये वीडियो आप एग्जाम से एक दिन पहले जरूर देख के जाना, तो इससे क्या होगा, आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। एक बार आप अभी पढ़ लोगे जब भी आप पढ़ रहे हो, आई डोंट नो, और एक बार आप एक दिन पहले देख लोगे तो आपके दिमाग में कुछ चीजें तो रह ही जाएंगी एटलीस्ट। तो एटलीस्ट अगर 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं तो 2 क्वेश्चन भी सही कर लो तो बहुत है। बच्चों का भाई 1 क्वेश्चन से भी जीआरएफ रह जाता है, तो 2-3 तो बहुत बड़ी बात है। फिर चिपको मूवमेंट है सुंदरलाल बहुगुणा के, ठीक है, इको फेमिनिस्ट मूवमेंट है ये। अभी चिपको मूवमेंट को हम इन्वायरमेंट मूवमेंट में भी काउंट करते हैं, और इन्वायरमेंट मूवमेंट के अलावा वुमेन्स मूवमेंट में भी काउंट करते हैं, क्योंकि इसमें कौन आती है, गौरा देवी, जो कि उत्तराखंड गढ़वाल रीजन की है, और इन्होंने वुमेन लेड किया था 28 महिलाओं के ग्रुप के साथ। और आपको पता है क्या हुआ था, सारे ट्रीज से जाके चिपक गई थी। और नर्मदा बचाओ, जो नर्मदा रिवर पे डैम बन रहा था, उसके अगेंस्ट था। मेधा पाटकर है इसमें मेबस लीडर, तो इनका नाम तो आता है, मेधा पाटकर, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, ये तो आपको याद रहना चाहिए। नेशनल फेडरेशन में अगर आपको अरुणा असफ अली भी याद रह जाता है तो ठीक है। और महिला आत्मरक्षा समिति के साथ इन्होंने ये शुरुआत की थी। और अरक मूवमेंट में ऐसा कोई लीडर है नहीं, सारी महिलाएं थी, बस लोकल वुमेन्स वो। तो आपको ईयर याद नहीं रखने। हाँ, चिपको मूवमेंट और क्या बोल सकते हैं, नर्मदा बचाओ का आपको ईयर आ सकता है, तो ये याद रख लेना क्योंकि फेमस है और आपको स्कूल से पढ़ रहे हो, आपको याद भी होगा 74-85। तो चिपको पहले हुआ, फिर नर्मदा बचाओ, पहले चिपको फिर नर्मदा बचाओ, फिर लास्ट में जो अल्कोहल का जो ज्ञान इनको आया ना, इनलाइटमेंट में मिली कि अब यार बहुत हो गया, चलो अब इन्वायरमेंट के लिए तो काम कर लिया, अब अपने अपने लिए भी तो कुछ लड़े हम, तो फिर अल्कोहल के खिलाफ वो लड़ती हैं। अब बात करते हैं हमारे लेबर मूवमेंट्स की। आई होप आपको वुमेन्स मूवमेंट अच्छे से याद हो गए होंगे, नहीं हुआ तो बस 10 मिनट में मैंने आपको याद कराया। वैसे हो सकता था ये वीडियो मतलब सिर्फ 2 मिनट में भी आपको सिर्फ पढ़ के जा सकती थी, बाकियों की तरह, जैसे बाकी टीचर्स पढ़ा के ऐसे ऐसे पढ़ के ये यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है, ये हो गया खत्म। लेकिन मैंने 10 मिनट लगाया प्रॉपर वुमेन्स मूवमेंट याद कराने के लिए। तो इसमें ये थोड़ा डिसएडवांटेज है कि वीडियो लंबी हो जाती है, पर एटलीस्ट आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। और आप के पास तो एडवांटेज भी, आपके वीडियो पॉज करो, जैसे स्कूल के बच्चे में आप क्या करते थे, जब स्कूल में होते थे तो आप पहले सारा पढ़ लेते थे और फिर किताब ना हाथ पे रख, मतलब किताब हाथ पे कह रही हूँ, हाथ किताब पे रखते थे और आंखें बंद करके उसको रिपीट करते थे अपने दिमाग में, ठीक है, और फिर देखते थे हाथ हटा के कि अच्छा मैंने सही बोला कि नहीं। तो वैसा ही आपको अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना है, बस यहाँ पे आपको वीडियो पास करनी है और आपको सोचना है कि मैंने अभी तक कितने मूवमेंट्स पढ़े, मेरे को कितने याद रहे, और पेपर से एक दिन पहले जरूर से देख लेना, ठीक है। सो बात करते हैं हम लेबर मूवमेंट की। तो पहला लेबर एगिटेशन कब होता है, एसएस बंगाली करते हैं 1875 में। अब यहाँ से आपको नोट्स बनाना स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो अपने कॉपी पेन ले लो, वुमेन्स मूवमेंट के भी नोट्स बना लिए तो अच्छी बात है, पर यहाँ से आप नोट्स बना ले क्योंकि ये पैराग्राफ फॉर्म में है ना, तो आप सिर्फ वन लाइनर नोट्स बनाओ। जैसे 1875 लिखो पहला फर्स्ट लेबर एगिटेशन, और उसके सामने लिख दो एसएस बंगाली, कहाँ हुआ, बॉम्बे में हुआ, ठीक है। बस इतना लिख दो अपने फर्स्ट नोट्स बना के, ठीक है। पहला 1875 फर्स्ट लेबर एगिटेशन, एसएस बंगाली ने करी, बॉम्बे में करी। तो हमारा पहला लेबर मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन से, ठीक है। 1890 में फिर क्या होता है, 1890 में एमएन लोखंडे आते हैं और बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और पहला लेबर यूनियन बनाते हैं। तो पहला लेबर यूनियन जो है बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन है, और उससे पहले 1875 में पहला लेबर मूवमेंट एसएस बंगाली के नेतृत्व में हुआ था। देन 18 से 24 तक के बीच में देखें तो अर्ली ट्रेड यूनियन फेज क्या क्या है इसमें। तो उसके बाद हमारा आता है 1884, जो यहाँ पे आई गेस मेंशन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये याद रखो। 1936 में सबसे पहला ट्रेड यूनियन एक्ट बना था, ठीक है। तो लेबर यूनियन और ट्रेड यूनियन हम एक साथ ही पढ़ रहे हैं, लेबर मूवमेंट्स एंड ट्रेड यूनियन, तो ये साथ में ही आएंगे वैसे भी। तो ट्रेड यूनियन एक्ट बना था 1926 में, और इसको एज आ फिर यही इसी एक्ट के थ्रू ट्रेड यूनियंस को लीगल एसोसिएशन डिक्लेयर किया गया था। तो 26 में ही ट्रेड यूनियन एक्ट बना। फिर इसके बाद आपको ये सारी क्रोनोलॉजी अब एक एक करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपने लिख लिया होगा 1875। अब 1875 के बाद आप लिखो अहमदाबाद टेक्स लेबर एसोसिएशन 1917 की, जो कि अनसुईया बेन साराभाई ने बनाई थी, ठीक है। अनसुईया बेन साराभाई, श्रीमती लिखा है यहाँ पे, तो ये इन्होंने इसकी शुरुआत की अहमदाबाद में। तो वो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मद्रास लेबर यूनियन बनी, ये इंपॉर्टेंट है, 1918 में मद्रास लेबर यूनियन बनी। किसने शुरुआत की इसकी, बीपी वाडिया। तो कैसे आप याद रख सकते हो कि पहले बॉम्बे आया, फिर अहमदाबाद आया और फिर मद्रास आया, यानी कि बैम, ठीक है, हो गया ना, जैसे बूम बैम बोलते हो ना, तो एकदम बैम हुआ और क्या हुआ, बॉम्बे
अहमदाबाद और फिर मद्रास। बॉम्बे, अहमदाबाद, मद्रास, ये 3 आएंगे क्रोनोलॉजी में, बैम। और वैसे भी जो गुजराती नाम है, ये देखो अनसुईया बैन साराभाई, तो बैन बोलते हैं ना अहमदाबाद के लोग, गुजराती लोग, तो ये तो नाम में ही समझ आ रहा है। और मद्रास में बीपी वाडिया थे, बस इतना याद रख लो। फिर ऑल इंडिया पोस्टल एंड आरएमएस एसोसिएशन बनी। उसके बाद बनी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया पोस्टल याद ना रहे कोई बात नहीं, बैम आपको याद हो गया। बैम के बाद सीधा आ जाओ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है यहाँ से याद करना इंपॉर्टेंट है। तो एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी 1920 में, इसका बहुत बारी ईयर भी पूछा गया है पेपर में। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन थे भाई? लाला लाजपत राय, जोसेफ बेपिस्ता, एनएम जोशी, दीवान चमनलाल। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जो थे वो इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एआईटीयूसी। तो एआईटीयूसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने? लाला लाजपत राय बने। लाला लाजपत राय बहुत फेमस फिगर है, आपको याद रखना है इसलिए कि जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी 1920 की, वो लाला लाजपत राय, बेपिस्ता, एनएम जोशी और दीवान चमनलाल के नेतृत्व में बनाई गई थी। बाकी याद ना भी रहे तो ये तो वैसे इजी नाम है मेरे हिसाब से, तो आपको याद रहना चाहिए, पर आपको क्रोनोलॉजी याद ज्यादा और इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईयर। ठीक है, और लाला लाजपत राय सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बेपिस्ता, एनएम जोशी और दीवान चमनलाल। देखो 2-3 बार बोल लो मेरे साथ, वीडियो पास करके 2-3 बार पढ़ लो ताकि आपको यही याद हो जाए। 1920 में हो गया। 1920 के बाद 1935 में ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, सेम यही जो ऑर्गेनाइजेशन थी, 20 तक तो ठीक था। 35 में क्या हुआ? कम्युनिस्ट लीडर्स ने इसको अब हथियार लिया, या आप बोल लो कि उनके नेतृत्व में फिर ये चलने लगी। अभी तक लाला लाजपत राय और ये सब इनको हैंडल कर रहे थे, उसके बाद इसमें कम्युनिस्ट लीडर्स आ गए। कम्युनिस्ट लीडर्स इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने लगे, किसको? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को। तो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और हमेशा क्रोनोलॉजी आ जाता है आसपास। तो 20 की भी है, 35 की भी है। फिर इंडिपेंडेंस के बाद इट वॉज एफिलिएटेड लेबर यूनियन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फिर जब हमें आज़ादी मिल गई 35 तक तो कम्युनिस्ट लीडर चला रहे थे, आज़ादी के बाद इसका नेतृत्व किसने किया? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन आती है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, अगर पूछा जाए कि भाई पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताओ जिससे ये एफिलिएटेड है, तो ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है या मूवमेंट या एसोसिएशन बनाई जाती है ना, उनकी कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो इसकी कौन सी थी भाई? सीपीआई। और इसको थर्ड लार्जेस्ट लेबर यूनियन ऑफ इंडिया बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, क्योंकि इसमें इतने सारे लोग हैं। मतलब अभी करंट में 14.2 मिलियन मेंबर्स है, किसमें? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में। और इसी को थर्ड लार्जेस्ट लेबर यूनियन बोला जाता है। अब एआईटीयूसी के बाद हमारी आएगी आईएनटीयूसी। तो पहले एआई आएगा, ठीक है, फिर आईएनटीयूसी आ जाएगा। मतलब पहले बड़ा वर्ड आएगा फिर छोटा, मतलब छोटा होता जा रहा है अभी। ठीक है, बड़ा था पहले एआईटीयूसी, 5 वर्ड्स, मतलब 5 लेटर से अब 3 रह गए। तो अब क्योंकि सेम एक जैसे नाम है ना, तो इसलिए याद कराने के लिए मैंने बोला ऐसा। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो पहले ये याद रखो एआईआई फिर आईएनआई। तो फिर इसमें ये 1947 की है, इंडिपेंडेंस के बाद की। और फिर उसके बाद ये किसके लीडरशिप थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें कौन थे भाई? लाला लाजपत राय। इसमें कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बाद में किसके पास आई थी? सीपीआई। तो आपको नोट्स बनाने हैं, 1 लाइनर नोट्स बस। एआईटीयूसी लिखना है, 1920 लिखना है, लाला लाजपत राय, बेपिस्ता वगैरह का नाम लिखना है। नेक्स्ट आ जाओ 1947। 1947 के आगे लिखो आईएनटीयूसी और वल्लभ भाई पटेल। नोट्स बना लो ताकि आपको एक दिन पहले भी पढ़ लो एक बार, तो मतलब स्कीमिंग हो जाएगी, सिर्फ पढ़ के चले जाओगे, दोबारा वीडियो भी यहाँ देखना पड़े। और देखना हो तो देख लेना, वेल एंड गुड। फिर संजीता, अभी जो इसके प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट, वो है संजीवा रेड्डी। और लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है इंडिया की ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है हमारी आईएनटीयूसी। और इससे पहले जो मैंने बताई थी वो थर्ड नंबर पे थी, कौन? एआईटीयूसी। तो भाई उसके मेंबरशिप के मामले में तो सबसे ऊपर आईएन है, लेकिन बनी पहले कौन सी थी? तो एआईटीयूसी बनी थी। तो भाई सेकंड नंबर पे कौन सी है वो भी आप याद कर लो, बीएमएस। बीएमएस क्या है? भारतीय मजदूर संघ। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे। एक जगह ऐसे बॉक्स बना लो अपनी रफ शीट जैसे आप बनाते हो, और सेकंड थर्ड इसकी लिख लो। ठीक है, कभी भी आ जाए तो आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद आती है थर्ड नंबर पे हिंद मजदूर सभा। क्रोनोलॉजिक वाइज देखें तो पहले एआईटीयूसी आई, फिर आईएनटीयूसी आई। अब थर्ड नंबर आप अपने नोट्स में लिख लो, हिंद मजदूर सभा, एचएमएस। ठीक है, तो हिंद मजदूर सभा में जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, अरुणा असफ अली, मणिबेन करा एंड सिद्धनाथ बैनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ये वाला, श्री जयप्रकाश नारायण। और अशोक मेहता कमेटी हम पढ़ते हैं ना, पंचायती राज वाली, वो तो कलकत्ता में बनी थी। तो सिर्फ 2 नाम भी याद रह गए तो ठीक है, बाकी आपको अरुणा असफ अली, मणिबेन करा, सिद्धनाथ बैनर्जी। एक ही चीज को मैंने 2 बार बोल दिया, याद होता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन के लिए अपना दिमाग खराब नहीं करना है। ठीक है, क्रोनोलॉजी याद रखने की कोशिश करनी है बस। इनिशियली इसको
इसकी शुरुआत किसने की थी? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने। बाद में ये लेबर, अब करंटली ये एक लेबर यूनियन है समाजवादी पार्टी का। तो ये पार्टी भी चेंज हो गई ना, तो पार्टीज के बारे में पूछ लेता है कि भाई कौन सी यूनियन कौन सी पार्टी से बिलोंग करती थी। तो हिंद मजदूर सभा, मजदूरों की बात कौन कर रहा है? प्रजा कर रही है। मजदूरों की बात कौन कर रहा है? प्रजा कर रही है। और बाद में अब प्रजा कर रही थी तो फिर अब कौन कर रहा है? समाज कर रहा है। ऐसे याद रह जाएगा तो ठीक है। ठीक है, मैंने क्या बोला? हिंद मजदूर सभा बनाई गई किसके बाद? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। एआईटीयूसी था। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको क्लास में याद करा के जाऊंगी आज, चाहे मेरे को 10 बार ही बोलना पड़े, पर बोल के जाऊंगी। ठीक है, तो एआईटीयूसी, फिर आईएनटीयूसी। ठीक है, अब क्या आ गया? हिंद मजदूर सभा, एचएमएस आ गया। एचएमएस में भी कौन सी पार्टी थी? इसकी पार्टी का आपको पता है? सीपीआई। पहले लाजपत राय थे, फिर सीपीआई आ गई। आईएनटीयूसी मतलब कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करती है, तो इसकी पार्टी कांग्रेस ही रहेगी, बस इसकी लीडर्स आपको याद रखने थे, जिसमें मैंने आपको वल्लभ भाई पटेल वगैरह बताए थे। एचएमएस जो है हिंद मजदूर सभा। अब मजदूरों के लिए पहले किसने काम किया? प्रजा ने काम किया। प्रजा के बाद किसने काम किया? समाज ने। तो प्रजा आएगा पहले, फिर समाज आएगा। तो ऐसे आपको दोनों पार्टीज के नाम याद रह जाएंगे कि पहले किसकी एफिलिएशन में था और अब किसकी एफिलिएशन में है। फिर हिंद मजदूर सभा क्या आएगी? बाद आएगी भारतीय मजदूर संघ। तो पहले सभा बनी और फिर संघ बना। तो सभा मैंने आपको जैसे बोला ना, जैसे मैंने मूवमेंट भी याद कराए थे, तो सभा छोटी होती है और संघ बड़ा होता है भाई। तो पहले हम शुरुआत छोटे से करते हैं या बड़े से? पहले सीधा आती बड़ा चीजें बना लेंगे? नहीं ना, पहले हम संघ से शुरुआत, मतलब सॉरी, सभा से शुरुआत करी, छोटी सभा बनाई, उसके बाद बहुत बड़ा संघ बना लिया मजदूरों ने अपना। तो पहले हिंद आएगा, फिर भारतीय। तो हिंद भारतीय तो आपको याद नहीं रहेगा, कोई ट्रिक भी नहीं है, लेकिन सभा और संघ से आप याद कर सकते हो कि मजदूरों की पहली सभा बनी थी और फिर संघ बना था। दत्तोपंत तिंगड़ी इसके फाउंडर थे। आरएसएस का ये विंग है, बीजेपी के कोऑर्डिनेशन के साथ ही बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, आजकल वैसे भी आरएसएस वगैरह चल रहा है, तो आरएसएस और बीजेपी के समर्थन के साथ ये भारतीय मजदूर संघ बनाया गया है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी है ना, बीजेपी का पूरा नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी, और इसको संघ से जोड़ा जाता है। तो संघ कौन सी है भाई? इसके आपको याद रह जाएगा कि संघ से आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और भारतीय से आपको याद रह जाएगा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का भारतीय इसमें है और आरएसएस का संघ इसमें है। अब आपको समझ आया? इसके नाम में इनके दोनों पार्टीज के नाम छुपे हुए हैं। दत्तोपंत ने ये शुरू की थी। तो मेन काम है हमारा पार्टीज याद रखना और क्रोनोलॉजी। तो हिंद पहले आया, भारतीय आ गया, और ये सारा मैंने आपको याद कराया अभी तक। आई होप अभी तक आपको 4 क्रोनोलॉजी में याद हो गई होंगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रफ वर्क में लिखवाया था कि ये सेकंड लार्जेस्ट थी, बीएमएस। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है। अब नेक्स्ट पॉइंट अपने नोट्स में लिखो, 1 लाइनर लिखना है, ऐसे पैराग्राफ मत लिखना। ठीक है, तो सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन। तो सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन आती है इसके बाद। अब मजदूरों की बात हो गई, अब बात होगी हमारे ट्रेड यूनियन की। बहुत बात हो गई भाई लेबर वगैरह की, अब लेबर से हट के अब आ गए हम ट्रेड यूनियन पे। तो सेंटर फॉर ट्रेड यूनियन आता है हमारा 1970, ऐसे लिखो। और किसने शुरुआत की थी? कहाँ शुरुआत की थी भाई? कोलकाता में शुरुआत हुई थी इसकी, इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस एसोसिएशन की। और शुरुआत की थी हमारे ज्योति बासु ने, ज्योति बासु। इनके अलावा और भी नाम थे, रामामूर्ति थे, जैसे बीटी राणा देव थे, और बलन देव थे, ऐसे करके कुछ नाम था, लेकिन ज्योति बासु फेमस नाम है। तो आपको ये याद रखना है, कोलकाता, ज्योति बासु, 1970, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन। तो मजदूरों के बाद हमने किसकी बात करी भाई? इंडियन ट्रेड यूनियन की बात करी सेंटर में। और ये जो सीतू थी, जो मैंने आपको बताया, सीतू मतलब जो सीता को आप प्यार से बोलते हो, जैसे राम सीता है ना, राम सीता, मान लो कि सीता को हम प्यार से सीतू बोल रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट हमारा क्या गया? मजदूरों के बाद हमारी सीतू आ गई है। ठीक है, मजदूरों के बाद हमने किसकी बात करी है भाई? सीता से बात करी है। कौन सी पार्टी है भाई? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ठीक है, और ये मैंने आपको नाम बताए थे अभी, वही नाम यहाँ लिखे हुए हैं, 1970। उसके बाद जो लास्ट हमारा आज का लेबर ट्रेड यूनियन है, वो है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। आप ये सोचे कि अभी वुमेन्स एसोसिएशन है तो हमने वुमेन्स मूवमेंट में क्यों नहीं पढ़ा? पर ये लेबर के रिलेटेड, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड नहीं है, मतलब इसमें इससे रिलेटेड कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था कि सेवा जो है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है। तो सेवा जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती, उसका आंसर था नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये होगा। और इसका काम क्या है भाई? फुल एम्प्लॉयमेंट देना वुमेन को, उसके सिक्योरिटी राइट्स प्रोवाइड कराना, चाइल्ड केयर, शेल्टर, हेल्थ केयर, फूड, इनकम, ये सारी चीजों के लिए काम करता है। 1970 का है, 72 का है, और गांधीयन प्रिंसिपल्स पे चलता है। इसकी जो फेमस लीडर वो है ईला भट्ट, इनका नाम आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस लीडर है ईला भट्ट। सेवा की, तो ईला भट्ट ने सेवा करी गांधी की, ईला भट्ट ने सेवा करी गांधी की। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। वैसे तो आपको इसको क्रोनोलॉजी में याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हो कि सेवा जो है हमने आखिरी में करी। सारी हमने लेबर यूनियन बना ली, ट्रेड यूनियंस बना ली, मजदूरों के लिए काम कर लिया, एआईटीयूसी बना ली, आईएनटीयूसी बना ली। फिर आईएनटीयूसी के बाद हमने क्या बनाया था? भारतीय मजदूर संघ बनाया था। फिर संघ के बाद हमने सभा बनाई थी पहले, हिंद मजदूर सभा। सभा के बाद हमने संघ बनाया था, और संघ बनाने के बाद हमने सीता माता की प्रार्थना करी, तो सीतू आ जाएगा, CITU, सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन। ठीक है,
70 की कोलकाता में ज्योति बासु की। लीडर से याद रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। और सेवा आखिरी में, हमने आखिरी में क्या करा, इन सब की सेवा करी। सो अब पढ़ते हैं हमारे ट्राइबल मूवमेंट्स इन प्री इंडिपेंडेंस एरा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन से ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे, हमने 2 खत्म कर लिए, वुमेन्स मूवमेंट खत्म कर लिए, लेबर। ठीक है, आई होप आपको ट्रिक्स और स्टोरीज जो भी जैसे भी मैंने याद कराया अच्छा लगा होगा। सिर्फ मैं पढ़ के नहीं गई, आपको पूरा समझाया भी। समझाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था याद कराना, कोशिश करी, बाकी देखते हैं क्या चलता है आगे। चुहार अपराइजिंग, पहाड़िया रिबेलियन। तो आप कमेंट कर देना भाई कि कैसा लग रहा है, तो इस हिसाब से मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको याद होगा। चुहार, पहाड़िया, भिल। तो पहले तो इनकी कहानी याद कर लेते हैं, इसके बाद में मैं इसके बारे में आता नहीं है कुछ फीचर्स कब क्या कहाँ हुए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है। ईयर भी याद मत रखो, अगर आपको क्रोनोलॉजी याद है तो ईयर की जरूरत नहीं है। तो चूहार से क्या रख सकते हैं, चूहा। ठीक है, तो चूहा आया पहाड़ में। पहाड़ जो बहुत सारे चूहे ना पहाड़ में चले गए। ठीक है, पहाड़ों में चले गए, जैसे ठंड वंड आती है या फिर लोगों ने उस पर कीटनाशक वगैरह छिड़क दिए होंगे, चूहे वाली दवाई छिड़क दी, तो चूहे सारे घर से निकले और कहाँ चले गए, पहाड़ों में चले गए। तो पहाड़ियाज रिबेलियन, तो चुहार अपराइजिंग हुई, फिर पहाड़ियाज रिबेलियन हुआ, फिर भील अपराइजिंग हुई। भील से आप याद रख सकते हो भीड़, भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना जी, ऐसे कुछ देखने के लिए। तो चूहे, जब सारे चूहे पहाड़ में चले जाएंगे तो उसको देखने के लिए क्या इकट्ठी हो गई, हमारी भीड़ इकट्ठी हो गई चूहों को देखने के लिए, कि भाई हम भी तो देखे पहाड़ में इतने सारे चूहे, हम देखने जाते हैं, मजा आएगा, है ना। तो वैसा। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, चूहार, पहाड़िया रिबेलियन और भील अपराइजिंग। तो ये हो गया। किसके इससे रिलेटेड हंकर हम पढ़ ले, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको आंसर राइटिंग के लिए, तो चौहाड़ वाला जो है ट्राइब्समैन की थी मिदनापुर की, अगेंस्ट लैंड रेवेन्यू डिमांड्स एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। तो ये वीडियो मैंने दोनों के लिए बनाई है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे हम बात करें पहाड़िया की, तो राजा जगन्नाथ थे इसके पहाड़ियों। तो याद रख लो, जो पहाड़ों में राजा जगन्नाथ रहते हैं, हमारे जगन्नाथपुरी जो आप भगवान है जगन्नाथपुरी, पहाड़ों में रहते हैं। राजा महल हिल में अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सपेंशन इन्होंने किया था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही रिबेलियन लड़ा था। पहला वाला जो था मिदनापुर में हुआ था, लैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट, लैंड रेवेन्यू डिमांड्स रखी गई थी और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, उनके ऊपर बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू चढ़ा दिया गया था इसलिए। भिल अपराइजिंग की हुई थी, वेस्टर्न घाट्स में हुई थी, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हुई थी। और इसमें 1913 में अंडर गोविंद गुरु ये शुरू की गई थी, टू फाइट फॉर द भिल राज। भिल जो ट्राइब्स है उसके लिए लड़ने के लिए गोविंद गुरु ने इसकी शुरुआत की थी। तो गुरु जी ने भीड़ इकट्ठी करी, तो गुरु को देखने के लिए क्या होगा, गोविंद गुरु को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। तो ऐसे याद रख सकते हो, भिल अपराइजिंग गोविंद गुरु को देखने के लिए इकट्ठी हो गई। अभी एक कहानी खत्म, इसके आगे क्या होता है भाई, भिल अपराइजिंग के बाद दूसरा रिबेलियन होता है मुंडा अपराइजिंग। मुंडा अपराइजिंग के बाद कौन सा होता है, रामोसी अपराइजिंग। और रामोसी के बाद होते हैं कोली, कोली के बाद कोल। तो कोली आएगा पहले, फिर कोल आएगा, कोली कोल कोली कोल। ठीक है, तो मुंडा जो थे, जो कोई मुंडा होता है, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, लड़का को मुंडा बोलते हैं। ठीक है, तो मुंडा जो है वो राम से मिलने गए थे, राम के दर्शन करने गए, ऐसा कुछ। फिर उसके बाद कोली आएंगे, जब वो राम के दर्शन गए ना, रामोसी गए, और वहां पे उसको विराट कोहली मिल गया, तो कोहली से विराट कोहली हो जाएगा। फिर कोहली मिला, और कोहली के बाद उसको कौन मिला, कोल मिला। तो कोहली और फिर कोल, देन कोल के बाद खोन रिबेलियन। ठीक है, वैसे तो कोल और खून के बीच में एक और रिबेलियन आता है, खासी रिबेलियन, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो कोल, फिर खासी रिबेलियन, फिर खून। तो इसका आप ऐसे बना सकते हो ना, कि जैसे आप, एक मुंडा था, मतलब पंजाबी मुंडा होते हैं जो, वो रामोसी गए, राम से मिलने गए, वहां पे उनको कोली मिल गए, कोल के बाद उनको मिला कोल। कोल मतलब होता है कोयला। ठीक है, ऐसे मान लो कोल मतलब कोयला। तो कोयला, जब आप ऐसे कोयला ना जल रहा है और आपको बहुत खांसी हो गई, कोल रिबेलियन के बाद क्या आएगा, खांसी रिबेलियन। तो आपको खांसी हो गई, अब कोयला जल रहा है तो भाई आप नहीं सहन कर पाए, खांसी हो गई। खांसी के बाद आएगा खून रिबेलियन। तो खांसी करते करते आपके जो जगह, मतलब शरीर था, उसमें खून बन गया, खून होता है जो छोटे छोटे खून बन जाते हैं, जैसे किसी को चोट लगती है। तो अगर आपने वर्ड सुना है तो कोई बात नहीं, सुना तो कोई बात नहीं, सुना है तो अच्छी बात है। तो को नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं ना, खून, खांसी के बाद खून है तो खोआ आ गया ना। तो KH खांसी और KHO खून, तो सेम सेम से ही है ना, खांसी फिर खून, खांसी खून, खांसी खून, ऐसे याद कर लो। ठीक है, वैसे भी ए पहले आता है अल्फाबेटिकल में और ओ बाद में आता है, जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स लिखे होते हैं वैसे आप पढ़ सकते हो। इसका पढ़ ले तो मुंडा रिबेलियन भाई कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर में हुआ था। ठीक है, इसके लीडर कौन थे, राजा परहात लीडर थे, सुंगबुम, और छोटा नागपुर में हुआ था। इसका आ जाता है यूपीएससी में आ जाता है, यूजीसी नेट में तो नहीं आया। इसकी क्रोनोलॉजी आती है यूजीसी नेट में, उसकी मैंने आपको कहानी बताई। तो हमने पहले चूहे वाली कहानी पढ़ी, पहाड़ों में चूहा गया और वो भीड़ इकट्ठी हुई, फिर मुंडा की कहानी पढ़ी, मुंडा, रामोसी, कोली, कोल। फिर ठीक है, कोली मिला, फिर कोल मिला, फिर कोल से इसको खांसी हुई, और फिर खून। अब ये याद हो गया, खांसी और खून तक हमें याद। अब हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, फीचर्स के लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस पढ़ना है। सिंहभूम है, छोटा नागपुर रीजन में, राजा परहात ने
इसको लीड किया था, मुंडा रिबेलियन को। ठीक है, किसके अगेंस्ट था ये रिबेलियन? न्यू फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी बनाई गई थी, उस फार्मिंग पॉलिसी के ये अगेंस्ट था। छोटा नागपुर और सिंहभूम में हुआ था राजा फरहाद। देन वो मुंडा कौन था भाई? फरहाद था उस मुंडे का नाम। देन वेस्टर्न घाट्स में हुआ था रामोसी सत्याग्रह बोल लो या रामोसी अपराइजिंग बोल लो। चित्तूर सिंह ने इसको शुरुआत की थी, चित्तूर सिंह ने इसकी शुरुआत की अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ऑक्यूपेशन ऑफ द रीजन। कोली भाई, कोली कहाँ के हैं? गुजरात और महाराष्ट्र में। तो विराट कोहली जो कोली ट्राइब है वैसे तो, लेकिन मैं विराट कोहली के से याद करा रही कि गुजरात और महाराष्ट्र के हैं ये ट्राइब्स। और ये इन्होंने कंपनी के रूल के अगेंस्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कंट्रोल के अगेंस्ट इन्होंने रिवॉल्ट किया था 29, 39 और 44, 48 में। ठीक है, तो 3 बार रिवॉल्ट किया इस कोली ट्राइब ने। फिर कोल रिबेलियन छोटा नागपुर में होता है अंडर बुद्धो भगत। तो ये आता है, ये इंपॉर्टेंट लीडर है। बाकी आपको नहीं याद रहे कोई बात नहीं, चित्तूर सिंह थोड़ा फनी सा नाम है, रामोसी में याद रह जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ये भी याद रह जाए तो ठीक है। बुद्धो भगत है जो, ये इंपॉर्टेंट है कि कोल रिबेलियन में किसके लीडर कौन थे? बुद्धो भगत थे। ये मनी लेंडर्स और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ था। पर्पस याद मत रखो, बुद्धो भगत याद रहता है तो ठीक है। इसमें बुद्धि नहीं थी, इसलिए कोल के पास चला गया, मतलब जलते हुए कोयले के पास अगर कोई जाएगा तो उसमें बुद्धि नहीं होगी ना, तो बुद्धो भगत। तो कोयले के पास गए, कोल मतलब कोयला, ठीक है, तो बुद्धो भगत था, वो कोयले के पास चला गया, उसमें बुद्धि तो थी नहीं। खोंड रिबेलियन, खोंड रिबेलियन तमिलनाडु का है, और इसमें कौन थे? चक्र बिश्नोई। सो इन पे टैक्सेस वगैरह लगाए जा रहे थे और इनके कस्टम्स के साथ छेड़खान हो रही थी, इसलिए खोंड रिबेलियन हुआ। खोंड रिबेलियन के बाद हुआ हमारा संथाल। तो मैंने या तो वैसे ट्रिक या कहानी नहीं बनाई थी, मैंने ऐसे 2-3 बार बोला था, खासी, खोंड, संथाल, मुंडा और रंपा। मुंडा और रंपा, वैसे तो ये 3 कभी पेपर में दिखे नहीं है तो, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो पेपर में आया इसके मैं बताती हूँ, खासी, खोंड, संथाल, मुंडा, रंपा। मुंडा रंपा ऐसे। और मुंडा पहले भी हुआ था, एक मुंडा रिबेलियन बाद में भी हुआ था। ठीक है, तो हमने मुंडा वाली कहानी ऊपर भी पढ़ी, लेकिन एक मुंडा रिबेलियन 1899 में छोटा नागपुर में फिर से हुआ, बिरसा मुंडा के क्षेत्र छाया में। ठीक है, सो इसका पूरा नाम क्या है देख लो, हो एंड मुंडा अपराइजिंग। इसका पूरा नाम हो एंड मुंडा अपराइजिंग। ये परहाट में, सिंहभूम और छोटा नागपुर में हुई थी। मुंडा अपराइजिंग या मुंडा रिबेलियन अलग है, वो भी छोटा नागपुर में हुआ था, लेकिन अगर उसके आगे हो वर्ड लग जाए ना तो फिर वो पहले हुआ है, हो वाला पहले हुआ है, और जो नॉर्मल मुंडा रिबेलियन जहाँ पे लिखा हो वो बाद में हुआ है, वो खासी खोंड के बाद हुआ है। ठीक है, तो देखो 2-3 बार बोलो, खासी, खोंड, संथाल, मुंडारम्पा। खासी, खोंड, संथाल, मुंडारम्पा। तो खासी हुआ, फिर खोंड हो गया, फिर संथाल आएगा, फिर मुंडा और रंपा आएगा। ये 3 हाथ नहीं भी रहे कोई बात नहीं, क्या एक बार बस पढ़ लेते हैं इनका नाम। पेपर में तो मेरे को दिखे नहीं आज तक, लेकिन हाँ यूपीएससी या बाकी एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। तो बुहान जुहान, क्या लिखा है, बुहान एंड जुहांग रिबेलियन, नायकड़ा मूवमेंट और कड़वार रिबेलियन। ठीक है, तो ये है बिहार का, भगवीत महिजी का, और ये मध्य प्रदेश गुजरात का है, इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। केंजनौर उड़ीसा का है। सिद्धू कान्हू का इंपॉर्टेंट है भाई, रस संथाल मूवमेंट तो आप पढ़ते ही हो, पेपर में कितनी बार आया है, इनका इवन नाम भी आया है मैच द फॉलोइंग में। तो ये बिहार का मूवमेंट है, सिद्धू कान्हू ने इसकी शुरुआत की थी मनी लेंडर्स और जमींदार के अगेंस्ट। इसका तो पर्पस भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संथाल इतना फेमस हुआ था ना, तो इसलिए मनी लेंडर्स और जमींदार के अगेंस्ट मूवमेंट हुआ था। सिद्धू कान्हू 2 भाई थे, उन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था, बिहार में शुरू किया था। ठीक है, बाकी ये 3 आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मुंडा रिबेलियन छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा ने शुरुआत की थी अगेंस्ट दिकूज। दिकूज के अगेंस्ट ये मुंडा रिबेलियन शुरू हुआ था। सो बेसिकली पता है दिकूज कौन होते हैं? तो जो ट्राइबल लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर जो आउटसाइडर्स होते हैं, अगर उनके ट्राइब्स के बाहर कोई बंदा आ जाए, लोग आ जाए, सॉरी, ट्राइब्स के बाहर से कोई और लोग आ जाए ना उनके ट्राइबल एरिया में, तो उनको वो आउटसाइडर्स को वो दिकूज बोलते हैं। तो ये दिकूज के खिलाफ छोटा नागपुर में ये मुंडा रिबेलियन शुरू हुआ था। अब है खोया अपराइजिंग। आपने बोला था कि मुंडा मुंडा के बाद रंपा याद किया था, वो इसलिए याद किया था क्योंकि वो पीवाईक्यू में एक साथ आए थे ये सारे। तो मैंने क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए एक ऐसी ट्रिक बनाई थी, खासी, खोंड, संताल, मुंडा, रंपा। लेकिन अब कोया भी आया है बीच में, कोया भी पढ़ लेते हैं भाई। तो कोया अपराइजिंग हुई थी गोदावरी रीजन में, तोमा सोरा और राजा अनंत्यार ने शुरू की थी मनी लेंडर्स और पुलिस के अगेंस्ट। नॉट सो इम्पोर्टेंट, पर हाँ मुंडा के बाद कोया अपराइजिंग हुई है। तो आपको जो मुंडा है, मतलब जो पंजाबी है उनको पता होगा मुंडा क्या होता है, उसको बोलते हैं, बॉयज को बोलते हैं मुंडे, है ना। तो वैसा वो खो गया होगा, उनका मुंडा खो गया, ऐसा खोया मतलब खोया, है ना, कोया खोया ऐसे करके कुछ याद रख लो। फिर उसके बाद आएगा मुंडा उलगुलन। ठीक है, ये 1899 से 1900 का ये ट्राइबल मूवमेंट है, और इसमें बिरसा मुंडा ही थे। ठीक है, पर ये साउथ ऑफ रांची में हुआ था। वो जो पहला वाला था, इससे पहले पहले आपको याद रखना है कि पहले मुंडा रिबेलियन हुआ, मुंडा रिबेलियन के बाद उलगुलन वाला मुंडा उलगुलन हुआ, वो उसमें भी बिरसा मूवमेंट था, लेकिन वो साउथ ऑफ रांची का मूवमेंट है। ठीक है, एज अ रिजल्ट यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या हुआ था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट स्थापित हुआ था इसी मूवमेंट की वजह से। ठीक है, उनकी ट्राइबल की डिमांड्स को सुना गया, बिरसा मूवमेंट जो है ये वाला सक्सेसफुल रहा, और
एज अ रिजल्ट का आया छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया, जिसमें खुन काटी राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया, और जो फोर्स्ड लेबर थी जिसको हम बेगारी बोलते थे, भेद बेगारी, उसको बैन किया गया कि अब फोर्स्ड लेबर नहीं होगी, और खुन काटी वहाँ की जो ट्राइबल्स थे उनके राइट्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा इस एक्ट के तहत। तो ये दो कुछ चेंजेस हुए, सक्सेसफुल मूवमेंट था, इसलिए इसका पर्पस जानना इंपॉर्टेंट है, वरना आप सिर्फ क्रोनोलॉजी भी याद रख सकते हो कि मुंडा रिबेलियन के बाद मुंडा उलगुलन, फिर ताना भगत मूवमेंट जिसमें जात्रा भगत और बलराम भगत, या इसको और इसके अलावा ताना भगत, ये तीनों थे, इन्होंने मूवमेंट शुरू किया छोटा नागपुर में। तो ताना भगत मूवमेंट हुआ, तो मुंडा को जब सक्सेसफुल हो गए ना सारे, ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया, एक्ट बन गया, तो सबने उसको ताना मारना छोड़ दिया। तो उसके बाद आप याद सकते हो कि उन्होंने ताना मारना छोड़ दिया वहाँ की सोसाइटी ने, तो ताना भगत मूवमेंट। फिर चेंचस अपराइजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है कि हनुमंथु ने इसको शुरू किया था नलमल्ला हिल्स में, जरूरी नहीं है। रंपा रिबेलियन, तो मैंने बोला था संथाल और मुंडा और फिर रंपा, तो मुंडा ताना और रंपा, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो मुंडा ताना रंपा, तो मुंडा और रंपा की जगह मुंडा को और रंपा के बीच में कौन आ गया, ताना। तो मुंडा और रंपा जब भी आपस में मिलते थे तो सब उसको ताने मारते थे, तो बीच में ताना, तो मुंडा ताना और रंपा MTR, ठीक है। तो वैसे आपको याद रख लो मुंडा ताना और रंपा आएगा। फिर ये अलूरी सीतारमैया राजू ने किया था, इसका लीडर इंपॉर्टेंट है और डेट भी इंपॉर्टेंट है 22-24 की, और इसके लीडर है कौन, सीतारमन राजू ऑफ कोयास। आंध्र प्रदेश का ये मूवमेंट है अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे कहाँ हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कहाँ हुआ जो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रही हूँ ना वो कहाँ हुआ, पर्पस जिसका इंपॉर्टेंट है वो पर्पस भी बता रही हूँ, जिसके लीडर इंपॉर्टेंट है वो लीडर बता रही हूँ। तो आप वन लाइनर नोट्स अपने बनाते जाओ। तो अलूरी सीतारमन राजू रंपा रिबेलियन। अब ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ मूवमेंट्स हैं जिनको हम क्रोनोलॉजी में पढ़ लेते हैं, क्रोनोलॉजी की जरूरी नहीं है वैसे, सिर्फ हम एक बार नाम पढ़ लेते हैं कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल मूवमेंट थे। अहोम रिवोल्ट था, खासी रिवोल्ट था जो मैंने आपको पहले बताया ना, खासी वाला, खासी खूंड, तो फिर वहाँ पे वही वाला ये जो है नॉर्थ ईस्ट का, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने उसी टाइम बता दिया। सिंगपोज है कुकी ट्राइब का, जो कुकी ट्राइब आपने सुना होगा, मणिपुर की ट्राइब है ये, वहाँ का कुकी रिवोल्ट बोल सकते हैं। जिलन सॉन्ग मूवमेंट है और नागा मूवमेंट है। तो इसकी क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ ये है कि आप कौन सा कहाँ हुआ वो याद रख लो। जैसे अहोम जो है असम का मूवमेंट है, खासी कहाँ का है भाई, तीरथ सिंह ने इसकी शुरुआत की थी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जैंतिया हिल्स जो है, गारो हिल्स जो है, गारो खासी जैंतिया आपने सुना होगा, गारो खासी जैंतिया, तो ये हिल्स है, वहाँ का ये रिवॉल्ट है। सो बेसिकली ये कहाँ है, मेघालय में, ठीक है। तो ये मेघालय का मूवमेंट है जहाँ पे खारो खासी जयंतिया ट्राइब्स रहती है, और इसके कौन है, तीरथ सिंह। खासी रिवॉल्ट, सिंहपोज रिबेलियन असम का है, ये जरूरी नहीं है वैसे, तो अहोम याद रखना असम का है। कुकी रिवॉल्ट मणिपुर का है, ये याद रखना। जिलन सॉन्ग मूवमेंट जो है मणिपुर का है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ कुकी वॉलेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था। देन नागा मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, मणिपुर का है, ठीक है। क्रोनोलॉजी नहीं, ये की जगह इंपॉर्टेंट है। तो देखो ज्यादातर मणिपुर मणिपुर मणिपुर, ठीक है, ये तीन तो मणिपुर के, कुकी, जिलांग और नागा। सिंहपोज हमें याद रखना नहीं है। अहोम याद रख लो कि अहोम हमारा जो होम है, घर है, वो असम में है, ठीक है। और खासी को आपको वैसे भी याद रखना कि खासी मेघालय में हुआ था। तो ये इन सब में से अगर बताऊं तो खासी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। अहोम याद रख लेना, असम का है बस, और कुछ याद रहे तो ठीक है, वरना सबको मणिपुर मार्क करके आ जाना अगर कोई और इसके अलावा दिखे तो मणिपुर मणिपुर मणिपुर। अब एक बार बस नाम पढ़ लेते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्राइबल मूवमेंट्स का। एक गिरिजन रिबेलियन है जिसको हम सीरा कोलम अपराइजिंग भी बोलते हैं। फिर बिरसा सेवा दल मूवमेंट और लैंड ग्रैब मूवमेंट है। इसकी कोई ट्रेक या क्रोनोलॉजी नहीं है और ना ये कभी पूछे गए हैं, बस हमने एक बार ही देख लिया। अब बात करते हैं हमारे पीजेंट मूवमेंट की। तो पीजेंट मूवमेंट जो है वो सबसे पहला है हमारा इंडिगो रिबेलियन, जो कि हुआ था, रैयतवाड़ी सिस्टम था उस टाइम पे, और रैयत किसको बोला जाता था, पीजेंट्स को बोला जाता था। और जो पीजेंट्स थे, जो ट्रेडर्स और मिडलमैन थे, उनको बहुत ट्रेडर्स और मिडलमैन पीजेंट्स को बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, और इसलिए उन्हीं के खिलाफ ये मूवमेंट इंडिगो रिबेलियन लॉन्च किया गया था। उनको जबरदस्ती इंडिगो उगाने के लिए बोला जाता था, इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए बोला जाता था। एक इंडिगो कमीशन बनाई गई थी और बहुत इलीगल तरीके से उनको फोर्स किया जाता था, उन पर ज्यादा मतलब इतना सारा वो इतना मेहनत करते थे और सारी मेहनत का फल ब्रिटिशर्स खा जाते थे। इसी को एक नील दर्पण नाम का एक प्ले है, ठीक है, जो दीन बंधु मित्र ने लिखा है, और उसमें इस इंडिगो प्लांटर्स ने कैसे रिवॉल्ट किया, क्या क्या चीजें हुई, उस प्ले में दिखाई गई हैं। तो दीन बंधु मित्र, नील दर्पण, ये इंपॉर्टेंट है, पर्पस इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ सबसे पहला पीजेंट मूवमेंट अगर याद रखना है भाई प्री इंडिपेंडेंस में, तो आप याद रखो इंडिगो रिबेलियन से शुरुआत हो गई पीजेंट मूवमेंट की। उसके बाद आएगा पबना मूवमेंट, जिसको हम पबना रिवोल्ट भी बोल सकते हैं। और पबना रिवोल्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस आरसी दत्त है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, इन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। और एंड द इंडियन एसोसिएशन अंडर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो इंडियन एसोसिएशन थी, ठीक है, उसमें उसके जो लीडर थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस एसोसिएशन ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था, बस इतना याद रखना है, पटना में हुआ था बस, और ज्यादा और इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, ठीक है।
देन डेक्कन राइट्स हुए थे मारवाड़ी और गुजराती मनी लेंडर्स के अगेंस्ट, और ये इसमें डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट हुआ था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो, बस ये इसका क्रोनोलॉजी याद रखना है ना। तो सबसे पहले इंडिगो है, इंडिगो के बाद पापना है, पापना के बाद डेक्कन है, पबना और डेक्कन, और फिर डेक्कन के बाद हमारा चंपारण। तो इसकी ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, बस 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या याद किया अभी थोड़ी देर पहले, इंडिगो सबसे पहले आया, इंडिगो के बाद पबना आया, पबना के बाद डेक्कन आया, ठीक है, डेक्कन के बाद अब चंपारण। चंपारण सत्याग्रह की डेट आपको सबको याद है, गांधी जी के टाइम पे हुआ था। तीन खाटिया सिस्टम के अगेंस्ट ये मूवमेंट था, तो ये सिस्टम याद रख लेना बस, तीन खाटिया सिस्टम के अगेंस्ट चंपारण सत्याग्रह। और फिर आपको पता ही है कि चंपारण के बाद खेड़ा मूवमेंट हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का है ये, गांधी जी और इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सपोर्ट किया था, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ है इंपॉर्टेंट है खेड़ा सत्याग्रह में। खेड़ा के बाद होते हैं किसान सभा मूवमेंट 1920 का, ठीक है, गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी। और फिर किसान सभा मूवमेंट के बाद हमारा आता है एका मूवमेंट। सो एका मूवमेंट में इंपॉर्टेंट है मदारी, पासी एंड लो कास्ट लीडर्स, और इसमें हरदोई है, बहरीच है, सीतापुर है, ठीक है। तो इसके ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, बस हाँ, चंपारण के बाद खेड़ा हुआ, खेड़ा के बाद किसान सभा मूवमेंट, किसान सभा के बाद एका मूवमेंट। तो किसानों की एकता की बात करी, तो पहले किसान सभा बनी और किसान सभा ने किसकी बात करी, एकता की, एका, ठीक है, तो एकाग्र हो गए सारे, तो किसान सभा फिर एका मूवमेंट। इसका तो आपको याद रहेगा, चंपारण खेड़ा को पता ही होता है गांधी जी के मूवमेंट्स। इससे पहले आपको बस पापना याद रखना था, डेक्कन याद रखना था, और सबसे फर्स्ट वाला याद रखना था इंडिको, ठीक है। तो 2-4 बारी मैंने रिपीट कर दिया, आप याद हो गया होगा। फिर एका मूवमेंट के बाद आएगा हमारा मोपला रिबेलियन। तो किसान सभा थी, किसान सभा की एकता की बात हुई, एकता के बाद कौन आते हैं, मोपला, ठीक है, तो मोपला आते हैं। देन मोपला के बाद फिर बारदोली, तो मोपला बारदोली, ठीक है, फिर बार में गए वो शायद, ठीक है। तो मोप होता है ना, मोप, मोप क्या है, मोप आप इसको झाड़ू पोछा वाला पोछा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वैसा कि पहले सबने एकता की बात करी और बोला कि चलो एकता आ गई हमें, अब हम एक साथ होकर पोछा मारेंगे। तो एका मोपला, फिर मोपला के बाद बारदोली, फिर मोप मारने के बाद हुआ कहे बाहर गए थे कि अब थोड़ा रेस्ट कर लेते, बहुत हो गया, तो बारदोली का बारदोली सत्याग्रह। और फिर वो किसान सभा फिर से आ गई, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस है किसान सभा। पहले किसान सभा थी, किसान सभा का ही तो हमने देखा था ना एका मूवमेंट, किसान सभा के बाद एका मूवमेंट हुआ था। तो ये दो चीजें हुई और उसके बाद फिर से किसान सभा आई, लेकिन इस बार जो किसान सभा आई बहुत बड़े लेवल पे आई, तो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस या सभा 1936। और ये इसके इंपॉर्टेंट लीडर कौन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये और एनजी रंगा जनरल सेक्रेटरी है, और प्रेसिडेंट स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान कांग्रेस सभा के। तो ये इंपॉर्टेंट लीडर थे, जिसके इंपॉर्टेंट है मैं बता रही हूँ। और बारदोली के भी इंपॉर्टेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वन लाइनर की तरह आपको इसको बनाना है, पर एक तरफ ईयर लिखो सबसे पहले, फिर सत्याग्रह का नाम लिखो, एसोसिएशन का, और फिर इसको लीडर का नाम लिखो बस, और कहाँ हुआ, वो गुजरात में हुआ। और लास्ट के दो प्री इंडिपेंडेंस की याद रख लो, ठीक है, तेभागा और तेलंगाना। तो हमने शुरू कहाँ से किया था भाई, इंडिगो से, ठीक है, इंडिगो से शुरू किया, और अब हम तेभागा और तेलंगाना पे पहुंच चुके हैं, पीजेंट मूवमेंट पढ़ रहे हैं। तो तेभागा और तेलंगाना लास्ट। तो मैंने आपको क्या बोला, जो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको स्टार्टिंग के याद रखने पड़ते हैं। चंपारण खेड़ा आपको एक साथ याद है ही, किसान सभा और किसान सभा और एका मैंने एक साथ याद करा दिए, फिर मोपला और बारदोली, और लास्ट में 2 टीटी आ जाएंगे, लास्ट में क्या आ जाएंगे, टीटी। तो लास्ट में जब पूरे आपका सफर बस खत्म होने ही वाला था कि अचानक से टीटी ने आपकी टिकट आके चेक कर ली, तो तेभागा और तेलंगाना। तो आपने बहुत भागे और भागते भागते आप क्या कर रहे हो, गाना गा रहे हो। तो आपको कौन सा टी पहले आएगा, आपको याद रह जाएगा, तेभागा मतलब बंगाल का है ये, जोतेदार रिच फार्मर्स जो थे उनके अगेंस्ट, और जमींदार और मनी लैंडर्स के अगेंस्ट किया गया था। और फिर तेभागा भागते भागते आप गाना गा रहे हो, तो फिर तेलंगाना और हैदराबाद का है, हैदराबाद आपको पता ही है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है इवन ट्राइबल मूवमेंट्स में भी और पीजन मूवमेंट में भी, वो प्री इंडिपेंडेंस वाले हैं, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस से बहुत कम। तो कोगड़ू सत्याग्रह और नक्सलबारी मूवमेंट ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है, पीजन मूवमेंट। और इसके अलावा एक और है लालगढ़ मूवमेंट, ठीक है, लालगढ़ मूवमेंट है 2009 का है, सीपीआई माओइस्ट ने ये शुरू किया है। तो इसकी पार्टी याद कर सकते हो, सीपीआई माओइस्ट, किस 2009 लालगढ़ मूवमेंट। और नक्सलबारी जो है इंडिया सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, ठीक है। और कोगड़ू जो है गोपाल गोवड़ा का है, कर्नाटका के फार्मर्स को जस्टिस दिलवाने के लिए ये मूवमेंट किया गया था। तो ये तीन आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा, नक्सलबारी तो सुना होगा, नक्सलबारी आपको पता है कम्युनिस्ट ने किया था, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट है। और लालगढ़ मूवमेंट अभी लेटेस्ट वाला सीपीआई माओइस्ट ने किया है। तो ये कुछ मूवमेंट्स है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है, और इसकी कोई क्रोनोलॉजी कभी आती नहीं है, बस नाम पता होने चाहिए, ठीक है। इससे पहले की क्रोनोलॉजी मैंने याद करा दी, 2-3 बार आपने बोलोगे अपने आंख बंद करके तो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स, दलित मूवमेंट्स। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और क्रोनोलॉजी के बनते हैं। तो नायर मूवमेंट है, फिर सत्यशोधक मूवमेंट है, और फिर अरुवीपुरम मूवमेंट है, ठीक है। तो नायर मूवमेंट में कौन है भाई, इनके फाउंडर्स भी पूछ लेते हैं, रमन पिल्लई है, के रामकृष्णा पिल्लई है,
और ये भी पिल्लई है, तो सारे पिल्लई है इसमें नायर मूवमेंट, क्योंकि आपको याद है कि नायर जैसे साउथ इंडियन वर्ड है, राइट। तो नायर मूवमेंट पिल्लई ने किया था, रमन पिल्लई ने इसकी फॉर्मेशन की थी। मलाली मेमोरियल was formed by Raman Pillai and the Nair Service Society was set up by Padmanabha Pillai in 1914। और ये केरला का मूवमेंट है, ठीक है। तो नायर मूवमेंट आ जाएगा सबसे पहले, फिर सत्यशोधक समाज बोलते हो जैसे आप दयानंद सरस्वती का, तो वैसे ही ये सत्यशोधक मूवमेंट है ज्योतिराव फूले का, ठीक है। सत्यशोधक ज्योतिराव फूले का मूवमेंट है महाराष्ट्र का, ठीक है। इनके बस आपको फाउंडर्स और कहाँ हुआ बस वो याद रखना है, ईयर याद मत रखो, क्रोनोलॉजी में याद रखो मेन पॉइंट। तो नायर है, फिर सत्यशोधक है। तो नायर ने सत्य बोला, कौन? नायर ने सत्य बोला अरुवीपुरम में, ठीक है। नायर ने सत्य बोला कहाँ? अरुवीपुरम में जाके सत्य बोला। तो श्री नारायण गुरु, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्री नारायण गुरु का इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, पीवाईक्यू है अरबीपुरम। तो ये तीनों ही पीवाईक्यू है वैसे तो, ठीक है। पर्पस याद ना रहे पर इनका नाम, इनके फाउंडर का नाम याद होना चाहिए। ईयर भी याद मत रखो, क्रोनोलॉजी में याद रखो। नायर ने सत्य बोला अरबीपुरम में। और वैसे भी जो नायर है वो तो साउथ इंडिया का मूवमेंट है, केरला का है, तो इसमें केरला के अगर देखे तो सरनेम से ही आपको याद हो जाएगा कि पिल्लई जो है साउथ इंडियन सरनेम है, तो ऐसे कोई होगा। सत्यशोधक ज्योतिराव फुले का इजी है। अरबीपुरम जो है नारायण गुरु। और पता है आपको ऐसे भी याद हो जाएगा जब आप पीवाईक्यू पढ़ोगे ना मेरे साथ, जो मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, तो उन तीनों वीडियो में आपको मैंने कितनी बार नारायण गुरु का नाम लिया है, ठीक है। तो आपको वहीं पे भी याद हो जाएगा। इवन आईपीटी में भी मैंने आपको शायद पढ़ाया था एक जगह पे इनका नाम। सो भाई आईपीटी की प्लेलिस्ट देख लेना। और आपको लग रहा होगा कि मैम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की प्लेलिस्ट में सिर्फ फेमस कमेंटेटर कवर किए हैं, बाकी आपके इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन आता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स है, और बाकी सारे बहुत सारी चीजें आती हैं, अमेंडमेंट कब हुआ, कौन सा गोवा कब बना, महाराष्ट्र, ये सारी चीजें तो ये तो आपने पढ़ाई नहीं। और इवन पार्टी और उसके सिंबल भी आते हैं, तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पीवाईक्यू के थ्रू कवर कर चुके हैं, इसलिए नहीं कराया। और ये भी हमने सोशल मूवमेंट, दलित मूवमेंट, ये भी हमने पीवाईक्यूज में कवर किए थे, पर हमको क्रोनोलॉजी से याद रखना था, और क्रोनोलॉजी में कभी भी आगे पीछे दे देता है, तो इसलिए मैंने इसके लिए अलग से लेक्चर बना रही हूँ, ठीक है। अब अरबीपुरम के बाद सत्य उन्होंने बोला अरबीपुरम में जाके, उसके बाद क्या आएगा? श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, जिसको हम एसएनडीपी मूवमेंट भी बोलते हैं। रिपीटेड पीवाईक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ रखा है, धर्म परिपालन। तो इससे पहले आप पीवाईक्यू वीडियोस देखो, उसके बाद ये वाला वीडियो देखोगे तो हेल्पफुल रहेगा। श्री नारायण गुरु है इसमें, पर अरबीपुरम में भी श्री नारायण गुरु थे, और इसमें भी, इसमें इनके तो नाम में ही नारायण आ रहा है, देखो इस मूवमेंट के नाम में ही नारायण आ रहा है। अगर इसको थोड़ा मुश्किल बनाना होगा तो वो एसएनडीपी दे देगा। तो एसएन से आपको याद रखना है कि श्री नारायण है, तो नारायण है तो नारायण गुरु का होगा। और पल्पू और कुमार रन असन, ठीक है, अजीब सा नाम है, बस इनका नाम याद रखो, ये पेपर में आप पूछे जाते हैं, इनका नाम पूछा जाता है, इसका नाम नहीं पूछा गया आज तक। श्री नारायण गुरु, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। कहाँ मूवमेंट हुआ था? केरला में, कास्ट के अगेंस्ट, कास्ट जो कास्ट रिडन सोसाइटी थी, मतलब कास्ट के नाम पे वहाँ पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था बहुत ज्यादा, सोशल इक्वालिटी लाने के लिए, स्पिरिचुअल इक्वालिटी लाने के लिए मूवमेंट लड़ा गया था। और इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैंने आपको पीवाईक्यू में दिया है। तो मैंने ऐसे जो पीवाईक्यू है ना, तो उनके साथ जो मैच द फॉलोइंग या कुछ भी आता था एक्सप्लेनेशन में, मैंने आपको और अच्छे से समझाया है, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, कहाँ शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। फिर डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी है, तो आपको अब याद रखना है कि जो नायर थे उन्होंने सत्य बोला कहाँ पे? अरबीपुरम में जाके। और दोनों ही, जो अरबीपुरम के बाद भी जो आएगा ना श्री ये परिपालम योगम वाला, फिर उन्होंने योगा भी सीखा, तो ये दोनों ही जो उसके बाद के वो नारायण गुरु के हैं। अब ये नारायण गुरु की स्टोरी खत्म, इसके बाद याद रखो कि डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी आती है। तो शुरू शुरू में ये सब आ गए टेक्निकल, तो मतलब वो हिंदी हिंदी के नाम थे काफी सारे, नारायण, सत्याग्रह, ये सारे हिंदी के नाम है ना, तो शुरू शुरू में सारे हिंदी के नाम आ गए, फिर उसके बाद इंग्लिश के नाम आएंगे बाकी। तो डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी विठल रामजी शिंदे, देन जस्टिस पार्टी मूवमेंट टीएम नायर, छेती एंड एसएन मुदलियार, ये इंपॉर्टेंट है, ये बाकी नाम आपको याद ना रहे। सीएन मुदलियार, सॉरी सीएन मुदलियार, जस्टिस पार्टी मूवमेंट। विठल रामाजी शिंदे, शिंदे का मूवमेंट, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी महाराष्ट्र का मूवमेंट है, ठीक है। जस्टिस पार्टी मूवमेंट के बाद क्या आया? डिप्रेस क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट, जिसको हम हिंदी में बहिष्कृत हितकर्णी सभा बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपीटी में हमने पढ़ी भी थी। महड़ मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो महड़ मूवमेंट की डेट याद होनी चाहिए भाई। जस्टिस पार्टी मूवमेंट के बाद 1924 का ये मूवमेंट है, महड़ मूवमेंट। इस किसने शुरुआत की थी इसकी? बहिष्कृत हितकर्णी सभा ने महड़ मूवमेंट की शुरुआत की। इसको हम डिप्रेस क्लासेस वेलफेयर इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे मैम डिप्रेस क्लासेस वाला भी थोड़ी देर पहले बताया, वो क्या था फिर? तो डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, ये शिंदे की है, ठीक है, दोनों अलग है। ये मिशन सोसाइटी है, सोसाइटी नहीं है ये। और बी आर अम्बेडकर तो भाई शिंदे से भी काफी ज्यादा फेमस है ना, तो वो सोसाइटी क्यों बनाएंगे? सोसाइटी तो छोटे स्तर की होती है, तो पहले छोटा स्तर, पहले मतलब ऐसे मान लो कि डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, तो पहले सोसाइटी आई, सोसाइटी के बाद पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट आया, तो इंस्टीट्यूट यानी कि पूरी की पूरी सभा ही बन गई। तो सभा का महड़ मूवमेंट से लेना देना है, बी आर अम्बेडकर की है, इजी है।
24 में ये हुआ था। और ये जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया था 1924 में बनाया गया था। और मराठी बहिष्कृत भारत जो था वो 1927 में शुरू हुआ, और इसी को समाज समता संघ 1927 में। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट ये है, बहिष्कृत भारत और समाज समता, ये दोनों ही मैंने आपको आईपीटी में जब बी आर अम्बेडकर पढ़ा रही थी तब आपको याद कराया था। तो आईपीटी का रिवीजन कोर्स है, उसमें सारी बुक्स और ऑथर्स मैंने ट्रिक्स के साथ उनकी कहानियां, इनके इवेंट्स, लाइफ इवेंट्स ट्रिक्स से याद कराए हैं, देख लेना। और उसके अलावा इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी शुरू की थी 1942 की, ठीक है, डिप्रेस क्लासेस के लिए। तो महर मूवमेंट से हमें इतनी सारी चीजें और याद हो गई। महर मूवमेंट के बाद आता है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, रामास्वामी पेरियार का 1925 का। रिपीटेड पीवाईक्यू आईपीटी में बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है। और कुडिया रासू उनकी जनरल थी, ये भी मैंने आपको बताया था, जो कि परियार ने 1910 में शुरू की थी। और ये ब्राह्मण्स के अगेंस्ट थे, ब्राह्मण्स के अगेंस्ट नहीं थे पर ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट थे, जो वो डोमिनेट करते थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। देन द्रविडियन मुनेतर कजकम, तो द्रविडियन मुनेतर कजम कब आता है? 1944। इसमें कौन थे? अन्नादुराई और नायकर, ठीक है, रामास्वामी नायकर जिसको हम पेरियार बोलते हैं, और अन्नादुराई। तो इन दोनों का नाम पूछा जाता है मैथ द फॉलोइंग में। डीएमके पार्टी भी है ना, और मूवमेंट भी इन्होंने शुरू किया था। तो ये किसकी है? अन्नादुराई और नायकर की है। सो बात कर लेते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, दलित मूवमेंट की। इसमें ये तीन मूवमेंट हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाता है। तो दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट पहले हुआ, फिर दलित पैंथर मूवमेंट हुआ, फिर दलित पैंथर के बाद बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत हुई। यहाँ पे एक और मूवमेंट भी याद आएगा, दलित पैंथर अयक्कम, ठीक है। तो ये एक मतलब दलित पैंथर एक नॉर्थ इंडिया का है, मतलब महाराष्ट्र का, और एक दलित पैंथर अयक्कम भी है, ठीक है, वो तमिलनाडु का है। और वो भी दलितों के लिए ही था। दलित पैंथर पार्टी बनाई गई थी तमिलनाडु में 1982, मतलब 10 साल बाद ये हुआ था। तो पहले दलित पैंथर हुआ, फिर दलित पैंथर अयक्कम हुआ उसके 10 साल बाद तमिलनाडु में। तो ये आप इसको नोट्स में डाल सकते हो। और दलित बत्तीस मूवमेंट 1956 का है। नवयाना बुद्धिज्म में मतलब ये इसलिए किया गया था ताकि जो इसमें क्या हुआ था, दलित बुद्धिस्ट का मतलब है कि जो जितने भी दलित थे, अनटचेबल्स थे, वो नवयाना बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रहे थे। तो इस मूवमेंट में जिसने भी पार्टिसिपेट किया, मतलब वो सारे दलित किस में कन्वर्ट हो गए? बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। किसका मूवमेंट है भाई? ये अम्बेडकर का है। आपको पता है अम्बेडकर बाद में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे ना, तो ये अम्बेडकर ने ये मूवमेंट लीड किया था। और दलित पैंथर मूवमेंट किसका है? इसमें दो इनको लीडर्स का नाम याद रखना, नाम तो ये थे साल राज भोसले और रामदास अठवल्ले, ठीक है। तो इसमें दो मेन लीडर है, वो है नामदास भासाल। तो इसका भी नाम अगर आपको याद रह जाते तो अच्छी बात है। इसके अलावा एक और लीडर थे जिनका नाम था जेबी पवार, ठीक है। तो जेबी पवार भी थे इसमें दलित पैंथर मूवमेंट में 1972। फिर दलित पैंथर अयक्कम आ जाएगा 1982, तमिलनाडु का मूवमेंट है, बस इतना याद रखना। और इसमें जो लीडर है मलखानी थे, कोई मलखानी जैसे नाम, मलखानी नाम था आई गेस, तो वो थे। और फिर बहुजन समाज पार्टी 1984 में मूवमेंट हुआ। ये भी जो बहुजन समाज पार्टी बनाई गई थी, ये दलितों के हक के लिए बनाई गई थी। तो ये भी इसलिए हमने इसमें डाला कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में था, ठीक है। तो ये किसने बनाई थी भाई? बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजनों के लिए बनाई गई थी, कांशीराम ने बनाई थी, बस, ठीक है। तो इसका आपको याद रह जाएगा। बस इसका बुद्धिस्ट हुआ, फिर पैंथर हुआ, फिर पैंथर अयक्कम हुआ, बस ये तीन इंपॉर्टेंट थे। और ये तो मैंने आपको एक पार्टी ऐसे ही बता दी। अब एक बार जो लास्ट हमारा बचा, वो बचा हमारा इन्वायरमेंट मूवमेंट, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेरे साथ बैठ के नोट्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा कोई स्लाइड नहीं है, तो मैं एक एक करके बस नाम बताती जाती हूँ और कब क्या हुआ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता, बस क्रोनोलॉजी का आता है और कुछ नहीं पूछता। तो सबसे पहले हमारा होता है चिपको मूवमेंट 1973 का, ईयर भी पूछ लेता है, ठीक है। किसने किया था भाई? चंद्र प्रसाद भट्ट हमने याद किया, और सुंदरलाल बहुगुणा, ये दो हमने लीडर्स याद किए। फिर नामांतरण आंदोलन, नामांतरण आंदोलन, नामांतरण आंदोलन है 78 का, किसमें? अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए किया गया था, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ औरंगाबाद था उसका नाम, यूनिवर्सिटी ऑफ औरंगाबाद, ठीक है। तो औरंगाबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदल के बोला गया था। ये मूवमेंट इसलिए हो रहा था कि औरंगाबाद तो भाई मुस्लिम नाम है, इसको नाम को बदलो और इसका नाम बदल के यूनिवर्सिटी ऑफ बी आर अम्बेडकर, मतलब बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इसका नाम रख दो महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यासपी यूनिवर्सिटी है, तो नामांतरण का से पता चल रहा है कि नाम बदलने के लिए रखा गया था। फिर नामांतरण के अलावा हमारा आता है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ था, आपको पता है 1978 में हुआ था ये भी। और ये कहाँ हुआ था? केरला में। केरला में क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया जा रहा था, तो केरला के लोगों ने इसके अगेंस्ट वो किया था, मतलब मूवमेंट किया था, प्रोटेस्ट किया था। देन असम मूवमेंट बोल सकते हो। असम मूवमेंट एक स्टूडेंट मूवमेंट था, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, साथ साथ आप नोट्स बना लो। असम मूवमेंट एक स्टूडेंट मूवमेंट था, और ये किसने किया था? ऑल असम गाना संग्राम परिषद, AASGSP, ऑल असम गाना संग्राम परिषद ने ये मूवमेंट किया था, ठीक है। ये ऑल इंडिया, मतलब इसको आप बोल सकते हो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन भी थी, ये एक तरीके से ऑल असम स्टूडेंट यूनियन थी जिसने ये असम मूवमेंट किया था। नॉट सो इम्पोर्टेंट, पहले तीन इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी मैंने बता दी, ठीक है। और
ये कब हुआ था भाई? 79 से 85 के बीच में हुआ था। देन बात करें, एक सेकेंड, तो असम मूवमेंट के बाद क्या हुआ फिर? जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन। तो जंगल बचाओ आंदोलन था वो 1980s का है, ठीक है। इसमें बिहार में ये हुआ था, बस इतना याद रखना है। देन उसके बाद आता है हमारा फेमस नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो आपको ये याद हो गया, पहले चिपको, फिर नामांतरण, फिर साइलेंट वैली, ये दो भूल जाओ अगर नहीं भी हो रहे तो। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ 1985 याद रखना, मेधा पाटकर अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट था भाई? ये सेटलमेंट और रिसेटलमेंट प्रॉब्लम थी, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट मूवमेंट था। ये मैंने आपको पीवाईक्यू में इसके पर्पज सारे याद कराए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे इतना नहीं बता रही, बस क्रोनोलॉजी याद करा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं एक बार, एक ब्लैंक स्लाइड। नर्मदा बचाओ के बाद हमारा आ जाएगा एंटी मंडल एगिटेशन, ठीक है। एंटी मंडल एगिटेशन, वो जो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके अगेंस्ट जो मतलब मुद्दा चल रहा था, उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट हुआ था, एंटी मंडल। तो मंडल जो थे, जो बीपी मंडल थे, यानी कि बीपी मंडल की जो मंडल कमीशन थी, उसमें बोला गया था ना कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन देने की बात की गई थी 27। तो उस बीपी मंडल ने जो रिकमेंडेशन दी थी, इसके अगेंस्ट एंटी मंडल मूवमेंट हुआ, ओबीसी 27% रिजर्वेशन नहीं देनी चाहिए, ऐसा ये स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे, डीयू के स्टूडेंट्स थे। दिनेश गोस्वामी इसमें फेमस नाम है। देन 8th अगर हम याद करें तो नंदीराम एंड सिंगूर मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें कोई क्रोनोलॉजी याद रखने जैसा नहीं है, बस आपने शुरू में फेमस फेमस भी याद रख लिया तो ठीक है। ममता बनर्जी ने मूवमेंट लीड किया था, ममता बनर्जी का मूवमेंट है नंदीराम एंड सिंगूर, ठीक है, वेस्ट बंगाल का है। और फिर इसके अलावा यहाँ पे एक हुआ 9th में, अगर हम देखें, महुआ आंदोलन। महुआ आंदोलन कहाँ का है भाई? महुआ आंदोलन है गुजरात का। और गुजरात में क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें सीमेंट प्लांट लगाया जा रहा था, उसके अगेंस्ट, उसके कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट, सीमेंट प्लांट की कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट ये मूवमेंट हुआ। देन निर्भया और एंटी करप्शन मूवमेंट की बात करें तो एंटी करप्शन मूवमेंट आप 10th नंबर पे लिख सकते हो, जो लेटेस्ट वाले अब आ गए, ठीक है। तो एंटी करप्शन आ जाएगा। बहुत ही गंदी राइटिंग हो गई है लग रहा है मुझे। सो कोई नहीं, आप मेरी राइटिंग पे ध्यान मत दो, जो मैं लिख रही हूँ उस पर ध्यान दो, और खुद के नोट्स भी साथ साथ बना लो। सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट टाइम से वो पीडीएफ क्या बोलते स्लाइड्स बना दूंगी, ठीक है। तो निर्भया मूवमेंट 2012, निर्भया मूवमेंट से पहले एंटी करप्शन मूवमेंट चला था काफी साल। तो एंटी करप्शन मूवमेंट 2011 में जो हुआ था, अन्ना हजारे ने किया होगा, अन्ना हजारे ने किया था, आपको याद होगा। निर्भया मूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद मी टू मूवमेंट भी चला था सोशल मीडिया पे, बहुत ट्विटर पे, और ये सब मी टू कैंपेन चल रहा था 2018 का। तो ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद पता भी होंगे, महुआ तक इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा भाई। तो चिपको पढ़ा सबसे पहले, चिपको के बाद नामांतरण आंदोलन, फिर साइलेंट वैली, साइलेंट वैली के बाद असम मूवमेंट और जंगल बचाओ। अब नहीं होते तो कोई बात नहीं, तो हमने नाम चेंज किया, और सब जो जैसे ही नाम चेंज हुआ तो सब लोग साइलेंट हो गए, मतलब शांत हो गए कि ठीक है हमारी डिमांड पूरी हो गई, अब हम साइलेंट हो जाते हैं। तो चिपको, नामांतरण, साइलेंट। फिर साइलेंट, उसके बाद आएगा नर्मदा बचाओ, ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। नर्मदा बचाओ के बाद एंटी मंडल, फिर नंदीराम, और फिर महुआ, बस एंटी मंडल, नंदीराम, महुआ, एंटी मंडल, नंदीराम, महुआ। तो यहाँ पे आपके सारे हो गए इन्वायरमेंट्स के जो रिलेटेड मूवमेंट्स थे वो खत्म। इसके अलावा आपका होमवर्क है कि आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स अपने आप से करना है पेपर के पहले, ठीक है। मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज में तो करा दिया है, फिर भी आप एक बार खुद से अगर पढ़ोगे, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी में क्या था, पार्ट सी में, पार्ट डी में जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुए थे वो, ठीक है। पहले इसमें ये था, यही से यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू में आया हुआ है, और मैंने एक्सप्लेनेशन वही समझा भी दी थी। इसके अलावा कमीशन से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाई गई थी, जैसे धार कमीशन है, तो इसमें एस के धार थे, और जेवीपी कमेटी बनी थी। दोनों ही कमेटी ने, जो स्टार्टिंग की दो कमेटीज थी, उन्होंने लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया था एज अ बेसिस फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, कि हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज की बेसिस पे नहीं करेंगे। और यहाँ पे धार ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो शायद एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की बेसिस पे दी थी, कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो स्टेट्स होगा एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग होगा, ना कि लैंग्वेज के बेसिस पे होगा। और जेवीपी में आपको पता है, जेवीपी सबका जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और तभी सीतारमैया की ये कमेटी थी। सो फैजल अली कमीशन और धार कमीशन के बाद लास्ट में बनी फैजल अली कमीशन। फैजल अली कमीशन ने भाई हाँ यस बोल दिया, पहले दो ने नो बोला कि नहीं होगा, इसने यस बोला कि हाँ भाई लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। 4 फैक्टर्स बताए जो कि पीवाईक्यू में भी हमने डिस्कस किए थे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रिजर्वेशन, ये सब। और फैजल अली तो चलो चेयरमैन थे, इसके अलावा इसके नाम भी पूछे जाते हैं, और कौन थे भाई? पन्नेकर और कुंजरू भी थे इसमें। इसके अलावा आपको एक बार ही पढ़ लेना है कि ईयर, स्टेट और यूटीज का जो आ जाता है रीऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये आपको क्रोनोलॉजी में पता होना चाहिए कि पहले बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात, सॉरी महाराष्ट्र और गुजरात बना, फिर दादरा नगर हवेली बनी, फिर दमन एंड दीव स्टेट था और उसको कैसे अलग किया गया, फिर पुडुचेरी,
पुडुचेरी को यूटी बनाया गया था, फिर हरियाणा स्टेट और चंडीगढ़ यूटी जो थी वो अलग हुई, डिवाइड हुआ, पंजाब का डिवाइड हुआ भंडारा और चंडीगढ़ में इसका ईयर, फिर हिमाचल आया, फिर मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर को स्टेटहुड मिला। तो ये कुछ मतलब ईयर्स भी इसके याद रखने पड़ते हैं, लेकिन हमने सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको क्या बोला, पीवाईक्यू के थ्रू करोगे तो बेस्ट है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे लंबी लिस्ट हो जाएगी, है ना। फिर सिक्किम है, सिक्किम के बाद गोवा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो थे, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से निकाल के एक अलग टेरिटरी बनाया गया, आई मीन अलग स्टेट बनाया गया। फिर ये हुआ उत्तराखंड जो यूपी से निकाल के बनाया गया, और झारखंड जो था वो बिहार से बनाया गया। देन तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2014 में, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनी और लद्दाख अलग यूटी बनी। और फिर 2020 में ये दोनों यूटीज जो थी मर्ज हो गई, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव यूटी अब एक ही है, ठीक है, तो मर्ज हो गई थी। उसके अलावा पॉलिटिकल प्रोसेस में आप न्यू स्टेटहुड डिमांड्स भी पढ़ते हो, तो बॉर्डरलैंड की डिमांड, विदर्भा की डिमांड कौन कर रहा है, ये मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो यहाँ से आ सकता है कि बोडोलैंड की डिमांड असम वाले कर रहे हैं, विदर्भा की डिमांड ईस्टर्न महाराष्ट्र कर रहा है। और अभी जैसे पूर्वांचल का क्वेश्चन आया हुआ था पीवाईक्यू में, तो वो उत्तर प्रदेश है। देन बुंदेलखंड की डिमांड सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में चल रही है। फिर सौराष्ट्र की डिमांड गुजरात में चल रही है। फिर दिल्ली के लिए एक कमेटी बैठाई गई थी कि बालाकृष्ण कमेटी बनी थी 1987 में, जिसने बोला था कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड दे देना चाहिए। गोरखलैंड नॉर्थ एंड वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे अवध है, बराक स्टेट है, भोजपुर है, करबी अंगलोंग असम, कोटगांव कर्नाटका, कुर्ग रीजन का, रायलसीमा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अभी जैसे न्यूज में भी चल रहा था, आंध्र प्रदेश जो है रायलसीमा की डिमांड कर रहा था। और इसमें आप देख सकते हो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो रायलसीमा इंपॉर्टेंट है ये है, और बाकी इतने कुछ इंपॉर्टेंट थे नहीं, कुछ कुछ थे सौराष्ट्र वगैरह और पूर्वांचल, ये मैंने आपको पीवाईक्यू में भी करा दिए थे। सो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आपको अच्छा लगा होगा। 1 घंटे में हमने सारे मूवमेंट्स कवर करे, और मूवमेंट्स के अलावा हमने लास्ट में एक छोटा सा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का ओवरव्यू देखा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन शायद हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज पे मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टीज और उनके सिंबल या क्रोनोलॉजी। सो देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा।